स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। इंडिया एक मॉडर्न कंट्री बनता जा रहा है, लेकिन कई सारे सोशल इवल्स आज भी यहां से जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। और आज हम कहानी सुनेंगे तुषा शर्मा डवरी डेथ केस की, जो कि बहुत ही चौंकाने वाला है, जो कि एक अर्बन एलीट फैमिली की एक कहानी है, जहां पर उनकी बहू ने सुसाइड कर लिया। तुषा शर्मा नोएडा की रहने वाली थी और इनकी शादी फिक्स हुई समर्थ सिंह से एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए, जो रहते थे भोपाल में। समर्थ सिंह की मदर गिरिबाला सिंह एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से रिटायर हुई हैं। अब शुरू में जब इनकी शादी हुई तो कुछ दिनों तक तो काम ठीक रहा, 5-6 महीने तक इनके रिलेशंस ठीक रहे। लेकिन 5 महीने बाद जब तुषा ने अपनी जॉब छोड़ दी तो उन्हें बुरी तरह से हैरेस किया गया, उनकी बेइज्जती की गई और उन्हें जॉबलेस के ताने दिए गए। इस बात से तुषा शर्मा डिप्रेशन में आ गई। इवेंचुअली डिप्रेशन में आने के बाद में उन्होंने अपने भाई को फोन किया, जो कि आर्मी में मेजर हैं, और उन्हें कहा कि वो वापस नोएडा आना चाहती हैं। जब उन्होंने नोएडा आने की बात जाहिर की तो उनकी टिकट भी बुक हो गई और वो फाइनली नोएडा जाने वाली थी। लेकिन फिर बाद में खबर आई कि तुषा ने सुसाइड कर लिया है, और ये सुसाइड उन्होंने करा, और ये बहुत ही चौंकाने वाला था। जब सुसाइड की बात सामने आई तो FIR लॉन्च हुई, लेकिन जो हस्बैंड समर्थ सिंह है वो गायब है और एब्सकॉन्डिंग है। उनकी मदर ने बेल की प्ली लगाई है, और बेल प्ली में उन्होंने कहा है कि तुषा जो है वो ड्रग अब्यूज करती थी, उनके अंदर इमोशनल इंस्टेबिलिटी थी, और इन सारे एलिगेशंस के बेसिस पर उन्होंने कहा है कि बेल दी जाए। समर्थ सिंह जो एब्सकॉन्डिंग है, उनके ऊपर 10,000 का इनाम भी रखा है पुलिस ने, अगर उनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे सकता है। यानी कि इस पूरे केस में हमें यह बात समझ में आती है कि एक अर्बन फैमिली के अंदर भी आरोप और प्रत्यारोप चल रहे हैं, जहां पे तुषा की फैमिली का कहना है कि वापस से सेकंड पोस्टमार्टम किया जाए उनकी बॉडी का, क्योंकि उनका यह मानना है कि उनकी बॉडी के ऊपर कई सारे ऐसे निशान हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस की तरफ इंडिकेट करते हैं। बाद में जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई या बाद में हॉस्पिटल का डेटा जब सामने आया तो यह बात भी सामने आई कि तुषा एक्चुअली प्रेग्नेंट थी, और वो प्रेगनेंसी की वजह से और ज्यादा उनके अंदर इमोशनल डिस्टर्बेंस या इमोशनल चेंजेस आने लगे। तो आखिर एक सोसाइटी जो कि मॉडर्न होती जा रही है, और उसके अर्बन एरियाज में जहां हमें लगता था कि शायद चीजें बदल गई होंगी, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चेंज हमें नजर आ नहीं रहा है। यानी कि डवरी रिलेटेड डेथ अगर आज के टाइम पे हो, 2026 में हो, एक ऐसे टाइम पे जहां कंट्री हम बोल रहे हैं कि मॉडर्न हो रही है, तो क्या हम सोशली भी मॉडर्न हो रहे हैं? सिर्फ पैसा कमाना मॉडर्नाइजेशन का एक बेंचमार्क नहीं है, लेकिन अगर पैसा कमा रहे हैं साथ साथ कि हमारे सोशल वैल्यूज चेंज हो रहे हैं, और क्यों डवरी एक फिनोमिना इतना प्रोमिनेंट हो गया है। और देखिए, मैरिज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंथ्रोपोलॉजी में, जहां पे हम मैरिज पेमेंट्स के बारे में डिटेल में बात करते हैं, यानी कि डवरी और उसका इक्विवेलेंट, उसका जो ऑपोजिट होता है, उसे हम कहते हैं ब्राइड प्राइस। एंड माय नेम इज मंगल सिंह एंड आई टीच एंथ्रोपोलॉजी, और माय बैच इज क्लोजिंग टुडे। आज लास्ट डेट है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज माय कोड MSC Live एंड गेट बेस्ट ऑफ द डिस्काउंट्स टू ज्वाइन दिस बैच। और देखिए, ये आपको इंडियन सोसाइटी को बहुत अच्छे से समझने में हेल्प करता है, जनरल स्टडीज में भी आपके काम आता है, और ठीक उसी तरह से जो मेंस एग्जाम लिखने वाले हैं इस बार, उनके लिए क्रैश कोर्स है, उसी को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 7 जून से शुरू होगा MSC Live। प्लस एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम चैनल एंथ्रोलॉजिकली बाय स्कैनिंग दिस QR कोड, एंड यू कैन ज्वाइन माय इंस्टाग्राम हैंडल यूजिंग दिस QR कोड व्हिच इज एंथ्रोलॉजिकल। अब देखिए, हमें यह समझना होगा सबसे पहले कि मैरिज पेमेंट्स आखिर होते क्या हैं। शादियों के अंदर पेमेंट्स कोई बहुत नई बात नहीं है, शादी सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं है। एक्चुअल में शादी के अंदर मैरिज पेमेंट्स हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है। अब कुछ सेक्शंस के अंदर एक पेमेंट टाइप होता है जिसे हम कहते हैं डवरी, और डवरी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, आई एम प्रीटी श्योर। डवरी के अंदर होता है कि ब्राइड की जो फैमिली है वो ग्रूम को पैसा देती है। जब वो ग्रूम को पैसा देती है, वो पैसा दे सकती है, वो गोल्ड दे सकती है, प्रॉपर्टी दे सकते हैं, कार दे सकते हैं, ऐसी सब कुछ चीजें वो देते आए हैं। लेकिन ये मॉडर्न फिनोमिना है, लेकिन ट्रेडिशनली भी ये हमेशा से रहा है। डवरी इंडिया में तो प्रेवलेंट था ही अपर सेक्शंस के अंदर, लेकिन ये बाकी कंट्रीज की बात करें तो यूरोप में भी प्रेवलेंट था पहले, एशिया के कुछ पार्ट्स में ऑफ कोर्स है, और इस्लामिक सोसाइटीज में भी कहीं ना कहीं इसका प्रेवलेंस था। और इसका जो मेन जो लॉजिक है वो ये है कि डवरी पेमेंट के बाद में आप अपनी डॉटर के लिए एक बेस्ट ग्रूम पा सकते हैं। यही एक बेसिक लॉजिक गवर्न करता था। इसके बेसिस पे आप देखें, लेकिन इसकी वजह से कई बार हैरेसमेंट भी होता था लड़कियों का। इसकी वजह से फाइनली इसे इलीगल करार दे दिया गया। लेकिन इलीगल करार देने के बाद में भी क्या डवरी चली गई? 1962 में जब लॉ बन गया एंटी डवरी, क्या उसके बाद भी इंडिया से डवरी चलेगी? नहीं, डवरी आज भी उसी फॉर्म में या किसी और तरीके से लोग देते हैं। इसे स्त्री धन के नाम पे लोग डवरी दे देते हैं, या उसे गिफ्ट के नाम पर वो लोगों को दे देते हैं। अब उस तरह से कैश नहीं दिया जाता, लेकिन फिर भी डवरी इनडायरेक्ट रूप में आज भी एक रियलिटी है। यूपीएससी की तैयारी करते हैं लोग, सिलेक्ट होने के बाद में भी कई सारे इंस्टेंसेस आते हैं जहां पर डवरी का सिलसिला नजर आता है हमें। लेकिन डवरी से बिल्कुल ऑपोजिट एक और फिनोमेना देखा गया है, जो कि जनरली लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी के अंदर मिलता है। उसे हम कहते हैं ब्राइड प्राइस।
ब्राइड प्राइस या उसे कहा जाता है ब्राइड वेल्थ। ब्राइड वेल्थ का क्या लॉजिक है कि जो ग्रूम है या जो लड़का है उसका परिवार लड़की के परिवार को कुछ गिफ्ट देगा या कुछ सिंबॉलिक पैसे देगा। अब ब्राइड वेल्थ में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है डवरी के मुकाबले, क्योंकि डवरी का जो मेन लॉजिक है वो ये है कि वो बेस्ट ग्रूम ढूंढना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ब्राइड वेल्थ की बात करें तो ब्राइड वेल्थ के अंदर ऑफ कोर्स इसके अंदर मेन लॉजिक ये नहीं है कि वो बेस्ट ब्राइड ढूंढना चाहते हैं। एक्चुअली इसके अंदर लॉजिक ये है, इस पेमेंट का जो कारण है वो ये है कि वो एक फीमेल को वहां से लेके आएंगे जो कि फर्टिलिटी का सिंबल है, पहला। दूसरा, जो कि वहां पर लेबर में भी कंट्रीब्यूट करती हैं और एक इंपॉर्टेंट मेंबर उनकी फैमिली का आ रहा है, तो एक तरह से उसको कॉम्पेंसेट किया जाता है सिंबॉलिकली। ब्राइड वेल्थ ये बताती है, और ये पेमेंट भी सिर्फ सिंबॉलिक होता है। इस पेमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, बहुत ज्यादा इसके अंदर प्राइस इन्वॉल्व नहीं होती है, बहुत सिंबॉलिक और बहुत ही छोटे रूप में इसे दिया जाता है। लेकिन डवरी की रेट्स हम देख रहे हैं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जो लोग पेमेंट कर रहे हैं, डवरी का पेमेंट बढ़ता जा रहा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिमांड्स होती जा रही हैं बेस्ट ग्रूम्स के लिए। और ये कहीं ना कहीं इंडियन सोसाइटी में एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स हमें नजर आ रहा है। अब देखिए, हम इस पुराने सिस्टम की बात करें अगर डवरी के, तो हिस्टोरिकली इंडिया के अंदर डवरी जो है अपर कास्ट के अंदर होती थी और ब्राइड वेल्थ जो है वो लोअर कास्ट का फिनोमिना है। और कई सारे ट्राइबल सोसाइटीज जो है इंडिया की, उनके अंदर भी ब्राइड वेल्थ ही प्रिवलेंट है। तो डवरी जो कि अपर कास्ट था, अब देखिए 1930 से लगा के 1975 तक जब हम देख रहे हैं कि कंट्री मॉडर्नाइज हो रही है, तो ऐसे टाइम के ऊपर डवरी की रेट्स जो है ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुकी है। एक स्टडी की गई 74,000 लोगों में, 74,000 शादियों के अंदर। उस स्टडी में यह बात आया कि डवरी की रेट ऑलमोस्ट डबल से ट्रिपल हो गई है, कई जगह 4 गुना हो चुकी है। और जब हम मॉडर्नाइजेशन देखते हैं, हमें लगा कि मॉडर्नाइजेशन की वजह से शायद लोगों के वैल्यू सिस्टम्स में चेंज आ जाए, लेकिन एक बहुत जो ब्रॉड चेंज इंडियन सोसाइटी में आया, कैसे इस मॉडर्नाइजेशन इंडियन सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट किया, वो ये किया कि जो एलिजिबल ग्रूम्स थे उनकी संख्या कम होने लगी, सोसाइटी में एक इनइक्वालिटी हो गई। और जैसे जैसे डिफरेंसेस आने लगे, क्योंकि लिमिटेड एलिजिबल ग्रूम थे, क्योंकि ये ऑलरेडी फिनोमिना तो एग्जिस्ट करता था सोसाइटी में, मॉडर्नाइजेशन ने इस फिनोमिना को और एक्सपेडाइट कर दिया, इसकी स्पीड बढ़ा दी। जब एलिजिबल ग्रूम्स की जो अवेलेबिलिटी कम हुई, तो एक तरह से डवरी की डिमांड और बढ़ती चली गई। उसकी वजह से डवरी की रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गई। और इसी की वजह से आप देखें, अगर एक इंसान जो अपनी बेटी की शादी करवाता है डवरी देके, तो वो अपने ऑलमोस्ट पूरे जीवन की सारी कमाई उसमें लगा देता है। और एक नॉर्मल इंस्टेंस में आप देखेंगे कम से कम 15 से 20 साल की आपकी कमाई इसके अंदर चली जाती है। यानी कि मॉडर्नाइजेशन ने डवरी को खत्म नहीं किया, इवेंचुअली इसने किया क्या, इसने एक्चुअली डवरी को और बढ़ा दिया है। ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिनोमेना हमें दिखता है, यानी कि स्लाइट डिक्लाइन इन द वैल्यू। बट अब देखिए कि जब से थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ी है, जब से इलीगल कर दिया गया है, तो लोग दूसरा रूट यूज कर रहे हैं। वो कैश नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो शायद गोल्ड दे रहे हैं, वो कार दे रहे हैं, या कोई प्रॉपर्टी दे देंगे किसी नाम पे, वो अपनी डॉटर के नाम पे दे देंगे। लेकिन लगातार इसके बेसिस पे हैरेसमेंट भी चलता ही चला जाता है। यानी कि एक जो पैराडॉक्स हमें नजर आता है वो ये है कि मॉडर्नाइजेशन एक्चुअली डिड नॉट किल डवरी, इट मेड इट मोर एक्सपेंसिव। वेस्टर्न सोसाइटीज में मॉडर्नाइजेशन आया, लेकिन वहां पर मॉडर्नाइजेशन में वैल्यू सिस्टम में भी चेंज आया। वहां पे मैरिजेस इंटरकास्ट, वहां पे कास्ट मैरिज को गवर्न नहीं करती, वहां चॉइस बेस्ड मैरिजेस होती है, और वहां पर किसी भी तरह का डवरी प्रेशर नहीं है। लेकिन इंडियन सोसाइटी में मॉडर्न तो हुई सोसाइटी, लेकिन साथ साथ वैल्यूज पे मॉडर्न नहीं हो पाई। और मॉडर्न इकोनॉमी के साथ में हम देखते हैं कि वैल्यू सिस्टम में चेंज नहीं आने की वजह से डवरी और एक प्रोमिनेंट फिनोमिना बन के रह गया इंडियन सोसाइटी में। अब ऐसा क्यों होता है इंडिया के अंदर? क्योंकि आज भी अगर आप सोसाइटी को देखें, जो कि मॉडर्न भी हो रही है एक तरफ से, लेकिन साथ में जो एक बहुत प्रोमिनेंट फिनोमिना अर्बन एरियाज में है अगर आप देखेंगे, तो वो ये है, इसे हम कहते हैं हाइपरग्रामी। हाइपरग्रामी का क्या मतलब होता है कि हमेशा जो लड़की के माँ बाप हैं वो अपने डॉटर के लिए एक जो ग्रूम ढूंढते हैं वो उनसे हायर सोशल स्टेटस का हो। और ये फिनोमिना प्रोमिनेंट हमेशा से रहा है और आज भी ये फिनोमिना प्रोमिनेंट है। यानी कि हमेशा एक ऐसा ग्रूम ढूंढा जाता है जो कि सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके, या ऐसा बंदा वो हो जो कि थोड़ा सा अमीर हो या एलिजिबल हो, जिसकी नौकरी लग गई हो, या अच्छे कॉलेजेस से पढ़े हुए हो, या सरकारी नौकरी के अंदर हो। और इसी फिनोमिना को हाइपरगेमी कहा गया है। तो जिसके भी घर में डॉटर होती है, जनरली उनका लॉजिक ये होता है कि वो अपनी डॉटर के ऐसे बंदे से शादी कराएंगे जो कि एक एलिजिबल बैचलर हो, जिसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, और इसी को हम कहते हैं हाइपरगेमी। तो देखिए, women seek higher status for groom, and not just women, their families largely they play an important role. प्रीमियम ग्रूम यानी कि प्रीमियम प्राइस, जितना महंगा लड़का, जितना ज्यादा कमाने वाला लड़का, जितना ज्यादा सोशली सिक्योर लड़का, उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी। और एजुकेशन की वजह से ये इनइक्वालिटी और बढ़ गई है, क्योंकि एजुकेशन में अचीवमेंट की कोई कमी नहीं है। आप अचीव कर सकते हैं कोई भी स्टेटस, लेकिन अचीव करने के साथ साथ उसकी ग्रूम की एलिजिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है शादी के लिए, और इसकी वजह से उनकी प्राइस बहुत बढ़ जाती है। और एजुकेटेड वुमेन होने के बावजूद भी हमें यह लगता है कि जब लड़कियां पढ़ जाती है तो पेरेंट्स को लगता है कि अब इनके लिए और भी ज्यादा एजुकेटेड उनके लिए ग्रूम चाहिए, और इसकी वजह से
डवरी की डिमांड लगातार चली जाती है, यानी कि पढ़ाई के बावजूद भी बहुत ज्यादा फर्क आया नहीं है। ये एक बहुत ही क्लियर कट फिनोमिना है, यानी कि जो एम्पावरमेंट हम सोच रहे थे कि जिसकी वजह से शायद डवरी कम हो जाए, उसकी वजह से डवरी कम हुई नहीं है, इनफैक्ट ये और बढ़ गई है, इसे और बूस्ट मिल गया है। अब देखिए, एक तो हो गया कि जनरली लोग हायर स्टेटस का ग्रूम ढूंढते हैं, हायर स्टेटस का लड़का ढूंढते हैं। दूसरा प्रॉब्लम इस सिचुएशन के अंदर यह है कि इंडिया में आज भी शादी कास्ट के अंदर ही होती है, जिसे हम बोलते हैं कास्ट एंडोगेमी। जब 95% शादियां कास्ट के अंदर ही होगी तो एलिजिबल बैचलर्स की या एलिजिबल ग्रूम्स की जो अवेलेबिलिटी है वो काफी लिमिटेड होगी। जरूरी नहीं है कि कास्ट के हर एक मेंबर, हर एक लड़का जो है उतने लेवल पे एलिजिबल हो, क्योंकि आज ये एक अचीवमेंट ओरिएंटेड सोसाइटी भी है। और ऐसे टाइम पे जब एजुकेशन स्टेटस बढ़ गया है, जिसकी वजह से जॉब्स की क्वालिटी बढ़ गई है, तो ऐसे में जब लिमिटेड पूल में से ही आपको चूज करना होगा, जब कम नंबर होंगे, यानी कि एक डिमांड सप्लाई का गेम हम इसमें देख सकते हैं कि जब एक ही कास्ट के अंदर शादी होगी तो अवेलेबल एलिजिबल ग्रूम्स की अवेलेबिलिटी कम होगी, और ऐसी सिचुएशन के अंदर जो डवरी को और बूस्ट मिल जाता है। तो आप देखें 95% आर विद इन जाति, और ये अर्बन एरिया में और एजुकेटेड लोगों में भी आज भी सही है। और आप देखिए, इंट्रा जाति कॉम्पिटिशन ड्राइव्स द इन्फ्लेशन, क्योंकि जाति के अंदर ही कॉम्पिटिशन है, उसकी वजह से आप देखते हैं कि इन्फ्लेशन टाइप का हो गया। और आप देखें कि इंटरकास्ट शादी आज भी टैबू है, इंटरकास्ट शादी हो भी रही है तो बहुत ही स्मॉल सर्कल्स में हो रही है, और जब वो आज टैबू है तो कौन इस साइकिल को तोड़ेगा। अब देखिए, पहले ये पैसे के रूप में होता था या गोल्ड के रूप में होता था, लेकिन आज भी गिफ्ट के नाम पर डवरी चले जा रही है, चाहे इसे हमने बैन कर दिया है। और डेटा बहुत ही डरावना है, डेटा देखेंगे आज भी, और ये डेटा एक्चुअली रियलिटी रिफ्लेक्ट भी नहीं करता है। लेकिन इस डेटा को भी देखें तो केसेस अंडर डवरी प्रोहिबिशन एक्ट में लगभग 15,490 केसेस आए हैं। अगर आप विमेन किल्ड देखें डवरी इंसिडेंट्स में तो 6,156 है, और ऑन एन एवरेज 20 डवरी रिलेटेड डेथ्स इंडिया के अंदर होती हैं पर डे। अगर आप देखें केसेस की इंक्रीज तो 2022 के मुकाबले 14% इंक्रीज है, एनुअल कन्विक्शन रेट में ऑलमोस्ट 100 है, और इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग ऑलमोस्ट 6+ है। और स्टेट्स की बात करें, उत्तर प्रदेश के अंदर 2,122, बिहार के अंदर 1,143। लेकिन प्रॉब्लम है डेटा के साथ में कि कई केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते हैं, कुछ केसेस की तो जानकारी तक नहीं मिलती है, और उन्हें जनरली कह दिया जाता है कि ये सुसाइड्स थे, ये डवरी रिलेटेड डेथ नहीं थे, क्योंकि ये बात प्रूव नहीं हो पाती कई बार। दूसरा, कई सारे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वो इवेंचुअली जब डेथ में कन्वर्ट नहीं होते तो वो भी कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं, तो हम देखते हैं। प्लस दूसरा, मिस रिपोर्टिंग होती है, लोग प्रॉपर्ली रिपोर्ट नहीं करते हैं, कई बार इन्वेस्टिगेशंस बहुत ही शैलो होता है, इन्वेस्टिगेशन शॉर्ट ही होता है, और ये बात प्रूव नहीं हो पाती कि डेथ डवरी रिलेटेड। यानी कि डेटा अपने आप में चौंकाने वाला है, और इसके साथ साथ वो डेटा तो यहां रिफ्लेक्ट ही नहीं होता है जो कहीं ना कहीं किसी ने रिकॉर्ड ही नहीं किया है। और ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे? तो ये एक गरीब परिवार की प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअल में ये प्रॉब्लम हर एक सेक्शन के अंदर है। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि जो त्विषा की प्रोफाइल देखेंगे तो त्विषा की प्रोफाइल में कोई भी आपको पॉवर्टी का साइन नजर नहीं आएगा। त्विषा खुद नोएडा के रहने वाली, उनके भाई आर्मी में हैं, उनके जो मदर इन लॉ थी वो एडिशनल जज थी, रिटायर्ड। और आप ऐसे सिचुएशन देखें कि ये प्लेटफॉर्म, ये मॉडर्न है, इन्होंने जो है उसके बाद भी अगर ये डवरी रिलेटेड डेथ है तो डेफिनेटली यहां पर हैरेसमेंट हुआ ही होगा। और जो रिसर्च की फाइंडिंग्स देखें तो 2 से 3 जो डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट्स हैं वो डवरी हरेसमेंट के कंप्लेंट भी हैं। हर 3 जो जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं उसमें ऑलमोस्ट डवरी रिलेटेड हैरेसमेंट का भी इसमें इंस्टेंस होता है। दूसरा, जो सर्वाइवर्स होते हैं जो इस हैरेसमेंट से बच जाते हैं, उनके अंदर हमेशा सुसाइडल आइडिएशन होता है, उनके अंदर फियर होता है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, ट्रॉमा और डिप्रेशन। ये एक बहुत क्लियर बात है। और प्रिविलेज अगर आपके पास में है तो इंप्यूनिटी से लोग करते हैं, लो कन्विक्शन रेट और स्लो एफआईआर, यानी कि जो अमीर सेक्शन, जैसे मान लीजिए इस केस के अंदर अगर मदर इन लॉ एडिशनल रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज हैं तो चांसेस हैं कि वो सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर पाए, और इसी की वजह से अमीर लोगों के साथ बहुत ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। यानी कि इन्फ्लुएंशियल जो एक्यूज हैं वो सिस्टम फेल कर देता है उन विक्टिम्स को, और एफआईआर में जनरली डिले होता है, और अभी बाउंटी भी हमने दी है। तो एक जो क्लियर कट फिनोमेना में दिखता है कि इट इज नॉट गोइंग अवे इवन इन द अर्बन एरियाज, और रूरल एरियाज में तो खैर हमेशा से था ही, लेकिन अर्बन एरिया में भी ऐसा हो रहा है। लेकिन एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेंड है वो ये है कि पहले जिन कम्युनिटीज में ब्राइड वेल्थ हुआ करती थी, जैसे जैसे वो मॉडर्नाइज हो रही है, जैसे जैसे उनके अंदर सोशल मोबिलिटी आ रही है, तो साथ साथ ही आप देख रहे होंगे कि उनके अंदर भी डवरी का प्रचलन आ रहा है। अगर आप देखेंगे इस सेक्शन को तो उनकी प्रीवियस जनरेशन में ब्राइड वेल्थ हुआ करती होगी, लेकिन जैसे जैसे वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, जैसे जैसे मॉडर्नाइज हो रहे हैं, जैसे जैसे उनके अंदर सोशल मोबिलिटी आ रही है, तो इसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि उनके अंदर भी डवरी का प्रिविलेंस आ जा रहा है। यानी कि डवरी तो इंडिया में बढ़ती ही चली जा रही है, ये इंस्टीट्यूशनलाइज होती जा रही है, और ये एक बहुत बड़ा पैराडॉक्स सामने आ रहा है कि हमें लग रहा था इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी, उसकी वजह से न्यू वैल्यूज आएगी, लेकिन सोशल ईविल जो है डवरी का
वो बढ़ता ही चला जा रहा है। कई सारे ट्राइबल सोसाइटीज में भी ये देखा गया कि जिनके अंदर कभी डवरी का कोई प्रेवलेंस नहीं था, उनके अंदर हमेशा ब्राइड वेल्थ का ही प्रेवलेंस होता है। लेकिन साथ में हम देखते हैं कि उन सोसाइटीज में भी जब वो मॉडर्नाइज होते हैं, जब उनके पास फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट आता है, तो क्योंकि वो एक डोमिनेंट जो सेक्शन है सोसाइटी का, उसका कल्चर फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जिसे सेंसिटाइजेशन कहा एम एन श्रीनिवास ने, तो ऐसे सिचुएशन में वो जनरली क्या करते हैं कि डवरी को एक प्रैक्टिस की तरह अडॉप्ट कर लेते हैं। और यही फिनोमिना हमें इंडिया के अंदर दिख रहा है। क्या लॉज की बात करें, लॉज डेफिनेटली हैं, डवरी प्रोहिबिशन एक्ट है, बीएनएस के सेक्शंस हैं। लॉज अगर देखें तो कई सारे हम देखते हैं डिलेड प्रोब्स हैं, 90% बैकलॉग है केसेस का, और रूट कॉज हम देखते हैं ग्रूम्स वैल्यू इज मोर देन द ब्राइड्स वैल्यू। दूसरा, कास्ट एंडोगेमी आज भी इंटैक्ट है, हाइपरगेमी अनब्रोकन है, यानी कि आप देखें कि हाइपरगेमी अनब्रोकन का मतलब यह है कि अभी भी लोग क्योंकि अपनी डॉटर के लिए उनसे ज्यादा स्टेटस का बंदा ढूंढना चाहते हैं, उनके लिए एक लड़का ढूंढना चाहते हैं, और ये एक बहुत बड़ा कारण बन के जाता है। और आप देखें कि लोग अपने आज भी, चाहे एजुकेशन आ गया, तब भी वो अपनी डॉटर को एक बर्डन की तरह देखते हैं, लेकिन ऐसा देखना नहीं चाहिए, उन्हें उसे एसेट की तरह देखना चाहिए। तो क्या चीज तोड़नी चाहिए? पहला, कास्ट एंडोगेमी। और कास्ट एंडोगेमी यानी कास्ट के अंदर शादी को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशन होते रहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर भी इसके अगेंस्ट थे, उनका कास्ट डिस्क्रिमिनेशन डबल बर्डन देता है फीमेल्स के ऊपर, एक्चुअली कास्ट बेस्ड एंडोगेमी। दूसरा, अभी डॉक्टर मोहन भागवत जो है आरएसएस के, उन्होंने भी कहा है कि इंटरकास्ट मैरिजेस जो है वो शुरू होनी चाहिए, उन्हें प्रमोट करना चाहिए, सोसाइटी को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इसी की वजह से मैरिजेस शायद थोड़ी सक्सेसफुल हो पाएंगी और डेमोग्राफिकली जो हम ग्रोथ देख पाएंगे हिंदूज की, हिंदू यूनिटी भी कंसोलिडेट होगी। तो गिफ्ट कल्चर जो है वो डवरी बन गया है, उसको भी चेंज करना चाहिए, हाइपरगेमस माइंडसेट चेंज होना चाहिए। और दूसरा, जो परिवार शांत रहते हैं, जिनकी डॉटर के साथ कुछ गलत हुआ है, उन्हें आवाज उठाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो पेरेंट्स हैं उन्हें बहुत ही वोकल होने की जरूरत है, क्योंकि उसके बिना यह हो नहीं पाएगा। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू, मैरिज, डवरी, ब्राइड वेल्थ, फैमिली, किनशिप, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंदर। तो उसके अंदर हमें और टाइप्स, डिटेल्स, एग्जाम्पल्स, केस स्टडीज, ये सब कुछ हमें चाहिए होता है। और अगर आप इसको ऑब्जेक्टिवली पढ़ पाते हैं, समझ जा पाते हैं, तो ये एक बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल यूपीएससी के अंदर है, और जिससे कई टॉपर्स निकले हैं। इस साल मेरी स्टूडेंट दीक्षा पाटकर, सवी बलकुंदे लास्ट ईयर, उससे पहले आयुष श्रीवास्तव, उससे पहले पूजा झा, ऑल ऑफ देम वर माय स्टूडेंट्स एंड दे हैव गॉट अमेजिंग रैंक्स इन द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन विद एंथ्रोपोलॉजी। इस साल भी 300 से ज्यादा मार्क्स हैं एंथ्रोपोलॉजी में, कई टॉपर्स टॉप 100 के अंदर रैंक्स एंथ्रोपोलॉजी से आती है। तो माय बैच इज क्लोजिंग टुडे, आज लास्ट डेट है उसकी। यू कैन जॉइन इट यूजिंग द कोड MSC Live, और आपको और इसके अंदर बेस्ट डिस्काउंट जो पॉसिबल होगा वो आपको मिल जाएगा। प्लस फॉर दोज हु आर अपीयरिंग फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, आई एम गोइंग टू बिगिन माय क्रैश कोर्स वेरी सून। 7 जून से शुरू होगा, और आप अपने मेंस के अंदर सिलेक्शन या सीट आप अपनी गारंटी कर सकते हैं। और प्लस एंथ्रोपोलॉजी रिलेटेड और अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ये QR कोड स्कैन करके, और इंस्टाग्राम हैंडल एंथ्रोलॉजिकली को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।